नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। आज मेरा मन पसंदीदा सब्जेक्ट जिसका नाम है भारतीय संविधान, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो खुशी हो जाइए कि आज मैथ नहीं पढ़ना है। तो क्या है भारतीय संविधान? नाम में ही काम छुपा हुआ है इसका। भारतीय संविधान बिल्कुल पढ़ेंगे सरल भाषा में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए सही है, और जो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और जो अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं उनको भी भारतीय संविधान के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान वो पुस्तक है जो आपको बताती है कि आपके अधिकार क्या हैं। और जब हमारे अधिकार हमको मालूम होते हैं तो क्या गजब का कॉन्फिडेंस आपके पास होता है, आत्मविश्वास होता है। वो चाहे किसी से भी बात कर रहे हों, चाहे वो मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरी पेशा वाला हो, जैसे आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, डीएम, एसडीएम, ठीक है? उनसे भी हम नज़र से नज़र मिला करके और 56 इंच सीना करके बातचीत कर सकते हैं, जब आपको आपके अधिकार की जानकारी हो तब। ठीक। तो भारतीय संविधान वो किताब है जो आपको बताती है आपके अधिकार को। जानेंगे सबसे पहले कि है क्या, ये शब्द क्या है। तो इस शब्द की उत्पत्ति होती है कांस्टी, लैटिन शब्द जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूरे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूरे, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी संविधान शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? तो लैटिन शब्द जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रबंधन करना। क्या मतलब है? प्रबंधन करना, आयोजन करना, आयोजन करना। दूसरा इसका क्या मतलब है? व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। अब इसी वक्त हम इसके डिफिनेशन को भी जान लेते हैं, फिर इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। संविधान पढ़ने का दो तरीका है। संविधान पढ़ने के दो तरीके। पहला तरीका, जो संविधान नामक किताब है उसको हम पढ़ लें। दूसरा तरीका, पहले हम ये जान लें कि संविधान की नींव क्या है, उसकी जड़ें क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, वो बना कैसे, उसको जान लें। उसके बाद किताब को पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले इसके डिफिनेशन पे जाते हैं। इसका मतलब हम जान गए हैं, अब इसके डिफिनेशन की अगर बात करें तो संविधान क्या है? सरकार व उसकी कार्यकारिणी, उसकी कार्यकारिणी तथा जनता, नागरिक, जनता तथा नागरिकों के बीच संबंध की व्याख्या तथा यह एक वैधानिक दस्तावेज, ठीक है? एक एक शब्द का मतलब जानेंगे, जो मैंने आपको डिफिनेशन में लिखा है। एक एक शब्द का मतलब जान लेंगे, तभी आपको संविधान की जानकारी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा। संविधान के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी, और इसके पीछे का सिनेरियो क्या है वो आपको थोड़ा सा पता चल पाएगा। देखिए, सरकार, पहला शब्द है सरकार, और आप जानते हैं कि सरकार तीन प्रकार की होती है। अगर नहीं जानते हैं तो देखो कितने प्रकार की होती है। पहला, केंद्र सरकार, नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप मोदी जी को जरूर जानते होंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, और वो क्या है? केंद्र सरकार के कर्ता धर्ता, ठीक। दूसरा, राज्य सरकार, राज्य सरकार जिसमें अभी तो योगी जी उत्तर प्रदेश में बवाल मचाए हुए हैं। तीसरा जो है, तीसरा है स्थानीय सरकार। शायद ये आप सुना तो होगा आपने, लेकिन जानते नहीं होंगे कि स्थानीय सरकार चीज क्या है, या फिर किस चिड़िया का नाम, ठीक? स्थानीय सरकार। इन चीजों को तो आप जानते हैं, लेकिन शायद इसको नहीं जानते हैं। तो स्थानीय सरकार को अगर मैं बताऊं तो अनुच्छेद अनुच्छेद 40, ये कहाँ लिखा है?
ये आपके भारतीय संविधान में ही लिखा है, अनुच्छेद 40, जिसमें लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, लोकल गवर्नेंस की बात की गई है, और उसका नाम क्या है? स्थानीय सरकार। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आपके आते हैं प्रधान, प्रमुख, पार्षद, ये लोग आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आएगा टॉपिक तो इसको बिल्कुल बात करेंगे विस्तार से, लेकिन अभी बात करने वाले हैं संविधान और इसके निर्माण में किन किन लोगों का योगदान था। क्या जो गाथा गा रहे होते हैं आपके अपने समाज में, क्या वो सही है? क्या सारा करता धरता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे संविधान बनाने में, या कोई और लोग भी थे? अगर और लोग हैं तो उनका नाम कहाँ है? अगर और लोग हैं तो उनका नाम क्या है, और वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे के करता धरता हैं? उन सारे लोगों की बात करेंगे, कैसे निर्माण हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक, इतनी बात आपको अगर समझ में आती है तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। सरकार व उसकी कार्यकारिणी तथा जनता नागरिकों के बीच के संबंध की व्याख्या है। ठीक, अब यहाँ एक शब्द और आता है, उसका नाम क्या है? कार्यकारिणी। क्या मतलब है? मैंने बोला है आपको हर शब्द का मतलब मैं आपको बताता चलूंगा, तभी आपको संविधान के पीछे का जो सिनेरियो है शायद पता चल पाए। ठीक है, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है कार्यकारिणी। क्या है भाई कार्यकारिणी? कार्यकारिणी का मतलब होता है शासनात्मक। क्या होता है? शासनात्मक। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव, अंग्रेजी में बोले तो एग्जीक्यूटिव। ठीक, कार्यकारिणी में दो लोग आते हैं। वो दो लोग कौन है? एक तो ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरी पेशा वाले, दूसरे जिनको हम प्रत्यक्ष, ध्यान से सुनना, जिनको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और वो हम पे शासन कर रहे होते हैं। तो वो कौन लोग हैं? तो वो आपके हैं कौन लोग? मंत्री विधायक, मंत्री विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। यहाँ तक कि अगर बात करें तो राष्ट्रपति भी इसी में आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे होते हैं, इनको डायरेक्ट वोट नहीं दिया जाता है। ठीक, अब दूसरा जो ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, नौकरी पेशा, जिसमें आपके आईएएस आईपीएस यानी एसडीएम डीएम, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वो सारे लोग आते हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव का मतलब पता चल गया, यानी कि इस शब्द का भी आपको मतलब मालूम है। जनता, नागरिक, ये हम लोग हैं, आप हैं, हम हैं। जनता कौन है? हम हैं और आप हैं। ध्यान से सुनो तो सारा कुछ इसी में लिखा हुआ है, यानी सरकार जनता के बीच जो संबंध हैं उनके उनका व्याख्या आपको मिलेगा भारतीय संविधान में। किसमें मिलेगा? भारतीय संविधान में। एक शब्द यहां लिखा है वैधानिक दस्तावेज। इसका क्या मतलब होता है? आते जाते आपने एक शब्द सुना होगा, लीगल। लीगल डॉक्यूमेंट। क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट। यहां से ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये किताब है जिसमें आपके अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान एक दिन की उपज नहीं है, ये वर्षों के अनुभवों का प्रकाश पुंज है, जो स्वतंत्रता की वट वृक्ष की जड़ों से जकड़ी हुई है। भारतीय संविधान का इतिहास शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसके स्थापना के साथ, और इसका इतिश्री यानी कि अंत होता है 1950 में, जब हमारा और आपका संविधान बनकर तैयार होता है, यानी कि लागू हो जाता है। ठीक है, जब से यानी स्थापना ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो 1600 ईस्वी, वहां से लेकर के 1950 में कुछ घटनाएं घटी होंगी, उन घटनाओं पे बात करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान जो किताब है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आपके अधिकारों को बताएगा। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताने के लिए। तो इतिहास शुरू होता है इसका 1600 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1600 के चार्टर एक्ट से इसका इतिहास शुरू होता है और खत्म होता है कहाँ? 1950 में, जब हमारा संविधान बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद लागू होता है। ठीक है,
इसके बीच में जो कुछ घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है वो है 1600 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या घटनाएं घटी? तो पहली घटना जो 1600 देखो ये क्या है, ये ईस्वी है यानी कि सन को बता रहा है, ठीक है, यानी टाइम को बताता है। अगर आप देखेंगे जितनी भी किताबें आप पढ़ लें भारतीय संविधान से रिलेटेड, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, सब जगह आपको लगभग लगभग चार्टर शब्द ही लिखा मिलेगा। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भी बता दो, तो इसका हिंदी होता है राजलेख। क्या होता है? राजलेख। ठीक। 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में दो घटनाएं घटी। 1600 ईस्वी में पहली घटना क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यहीं से सारा बवाल स्टार्ट होता है। यहीं से सारा बवाल स्टार्ट होता है। ईस्ट इंडिया, अगर पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये आप जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए एक सवाल बनता है। तो 1600 ईस्वी में कहाँ हुई? तो आपका जवाब होना चाहिए इंग्लैंड में। ये पहली घटना है। दूसरी घटना क्या कह सकते हैं? यही वो स्वर्णिम काल है जहां से भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। संविधान की शुरुआत होती है। ठीक। और इसी में जब आप देखेंगे 1600 ईस्वी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो होता ही है, लेकिन कैसे वो काम करेगी इसको भी बताया जाता है इसी चार्टर एक्ट में। तो इसी में आप देखेंगे तो एक तो गवर्नर, गवर्नर जिसको आप क्या बोलते हैं? राज्यपाल अभी के लिए, ठीक है, गवर्नर। और 24 सदस्यीय 24 सदस्यीय परिषद। ठीक। अगर कोई कंपनी बनती है तो उसको चलाया जाता है। कैसे चलाएंगे? एक गवर्नर होता है और 24 सदस्यीय परिषद। इसके बारे में यानी कि इसकी संज्ञा किसकी? गवर्नर की। गवर्नर की। और 24 सदस्यीय परिषद की संज्ञा भी आपको 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में मिलता है। इसके बाद इतिहास में वही घटनाएं इंगित की जाती हैं जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक। अब इसके बाद आता है आपका 1726। क्या आता है? 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्या है? इनके बीच में भी कुछ घटनाएं घटी होंगी, लेकिन उनका कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है। आज बात करते हैं 1726 के एक्ट का। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। ठीक। इसमें ऐसा क्या हुआ? इसमें आपका हुआ क्या? हुआ क्या? इसमें हुआ कलकत्ता, कलकत्ता, मुंबई, जिसको हम मुंबई जानते हैं, पहले इसको बंबई कहा जाता था, बंबई, और एक मद्रास। मद्रास, मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है। ठीक है। इन तीन जगहों पे जो गवर्नर थे यानी कि राज्यपाल थे, उनको उनको विधायी शक्तियां बनाने का, क्या? विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। विधायी शक्ति बनाने बनाने यानी कि कानून बनाने का अधिकार मिल गया। किसको मिल गया? तो आपका जवाब होगा गवर्नर को मिल गया, यानी कि राज्यपाल को मिल गया। ये सवाल उनके लिए बन जाता है। और एक सवाल जरूर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में ये पूछा ही जाता है कि गवर्नर को कब विधायी शक्तियां प्रदान की गई? तो उसका जवाब है 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरा इसमें जो काम हुआ वो क्या? दूसरा इसमें जो काम हुआ वो क्या? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले सेशन में। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।